हेलो गाइस, आप में फास्ट स्टडी फैक्ट चैनल पे आज का जो टॉपिक है वह है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रमुख आर्टिकल्स। जो है 100 तक जो है पहले ही हो चुका था, अब जो है 101 से जो है स्टार्ट होता है। तो अनुच्छेद 101 क्या कहते हैं? सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाए, यानी कि कोई भी जो है संसद का जो मेंबर है, अगर वो 30 दिन तक नहीं 60 दिन तक अगर अनुपस्थिति रहता है तो क्या होगा, उसकी सदस्यता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। या दल बदल अधिनियम जो है के तहत जो है अगर एक पार्टी से वो दूसरी पार्टी चला जाता है तो उसकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद जो है 102 कहता है सदस्यों के लिए निहत्थाएं, यानी कि उनकी क्या क्या योग्यताएं नहीं हैं, जैसे वो पागल है, पागल या दिवालिया ना हो, और जो है लाभ के पद पे ना हो, विदेशी नागरिकता लेने पे आदि जो है बात की गई है। अनुच्छेद 103 कहता है राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश पर लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर सकता है, यानी अगर राष्ट्रपति चाहे ना तो लोकसभा की सदस्यता जो है समाप्त कर सकता है, किसकी सिफारिश पर? तो मान लीजिए अगर लोकसभा में प्रधानमंत्री का बहुमत समाप्त हो गया है तो इस कंडीशन में वो कर सकता है। और जो प्रधानमंत्री है वह अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को सूचित करके भी जो है इसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। अब आता है अनुच्छेद 105। तो संसद के सदनों की और उसके सदस्यों की, यहाँ पे जो संसद के मेंबर होते हैं, जो उसके सदस्य होते हैं, उसकी जो है सक्रियों और विशेषाधिकारों की बात की गई है। अनुच्छेद 106 कहता है सदस्यों की वेतन और भत्ते की बात की गई है कि उनको कितना वेतन और भत्ता मिलेगा। अनुच्छेद जो है 107 कहता है विधेयक के पुनः स्थापन पारित किए जाने के संबंध में उपबंध किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद जो है 108 कहता है कुछ दशाओं में सदनों की संयुक्त बैठक, जो ये जो है ये राज्यसभा और लोकसभा की जो है संयुक्त बैठक की बात की गई है। और जो संयुक्त बैठक होती है वो साधारण विधेयक पे होती है। मान लीजिए जो साधारण विधेयक होते हैं उसके समय में राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत होती है। अनुच्छेद 109 कहता है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, यानी जो धन विधेयक है उसके संबंधित विशेष प्रक्रिया। आपको पता होगा जो धन विधेयक होता है उसमें लोकसभा पावरफुल होता है, अगर और राज्यसभा क्या होता है, कमजोर सदन होता है, क्योंकि वह जो है 14 दिन ही क्या कर सकता है, विधेयकों को रोक सकता है। उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो उस पर कंट्रोल कर सके। मान लीजिए कोई धन विधेयक आता है तो सबसे पहले लोकसभा में जाएगा और वहाँ से पारित हो जाता है तो राज्यसभा में 14 दिन तक रहता है। अगर 14 दिन तक वो पारित नहीं करते तो वो विधेयक पारित माना जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, उसकी स्वीकृति होती है, वह जो है फिर एक्ट बन जाता है। तो यही जो है धन विधेयक होते हैं जिसमें राज्यसभा क्या होती है, बहुत ही कमजोर सदन है। अनुच्छेद 110 कहता है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, उसका क्या मतलब डिफिनेशन कह सकते हैं दिया गया है। अनुच्छेद 111 कहता है विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति की बात की गई है कि जो विधेयक होते हैं उस पर राष्ट्रपति की इसे पॉकेट वीटो कह सकते हैं, यानी कि 42 संविधान संशोधन के तहत ये कहा गया था कि जो राष्ट्रपति है वह विधेयक पर जो है मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए क्या है बाद है। लेकिन संविधान संशोधन 44 के तहत क्या कहा गया, नहीं, राष्ट्रपति जो है विधेयक जब आती है तो उसको एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकता है। अब पुनः विचार के बाद राष्ट्रपति को जो है स्वीकृति देना जरूरी होता है, तो संविधान संशोधन 44 के तहत एक बार संशोधन के लिए भेज सकता है, एक बार पुनः विचार के लिए लोकसभा को भेज सकता है। अनुच्छेद 112 कहती है वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है कि वर्ष में कितने वित्तीय विवरण होते हैं उसकी बात की गई। अनुच्छेद जो है 113 कहता है संसद में प्राकल्पनों के संबंध में प्रक्रिया की बात की गई है। अनुच्छेद 114 जो है विनियोग विधेयक की बात की गई है। अनुच्छेद 115 जो है वह अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान की बात की गई है कि कौन कौन से अतिरिक्त अनुदान जो है होते हैं। अनुच्छेद जो है 117 कहता है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध की बात की गई है, यानी कि जो वित्त विधेयक होती है, ठीक है, उसके बारे में कौन कौन से प्रावधान होते हैं उसकी बात की गई है। अनुच्छेद 118 जो है अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम की बात की गई है। अनुच्छेद 119 जो है संसद में व्यक्ति का कार्य संबंधित प्रक्रिया विधि का विनिमय करेगा। अनुच्छेद 120 का कहता है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा संसद के कार्य अंग्रेजी या हिंदी में होंगे, यानी कि जो संसद में कार्य होते हैं, जो वर्क होते हैं, उसके केवल 2 लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश। और जो भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जो सिंधी है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? अगर किसी को आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर
निबंधन सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के बारे में। यहाँ पे बेसिकली मतलब क्या है कि जो संसद है, ठीक है, हम लोग के संसद में राष्ट्रपति नहीं, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय होते के न्यायाधीश होते हैं, और उनके जो आचरण, उनके कार्यों पर जो उनके डिसीजन पे जो है प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय क्या होती है, अंतिम अपीली न्यायालय होते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन होते हैं उस पर कोई पॉइंटेड नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए डिसीजन पे केवल खुद ही विचार कर सकती है, खुद ही पुनर्वलोकन कर सकती है। संसद में उनके कार्यों के लिए आलोचना या प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। अनुच्छेद 122 कहता है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही को जांच ना किया जाना, यानी कि जो तुम्हारा आपका सर्वोच्च न्यायालय है वह संसद के जो भी कार्य होते हैं उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अनुच्छेद 123 कहता है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, यानी कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कोई नियम बना सकता है, लेकिन तो इसके लिए अगर वो क्या कहते हैं संसद जो है स्वीकृति दे देता है तो वो पास हो जाती है। अगर संसद स्वीकृति नहीं देते हैं तो वो जो है विधेयक खारिज हो जाती है। अनुच्छेद 124 कहता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 125 कहता है न्यायाधीशों के वेतन और आदि के बारे में बात की गई है कि न्यायाधीश का वेतन कितना होगा इत्यादि। अनुच्छेद 126 कहते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। मान लीजिए कोई न्यायाधीश बहुत ही बिजी है या फिर कुछ ऐसी कंडीशन है, तो उस कंडीशन में जो है कार्यकारी न्यायाधीश क्या करेगा, उसकी जगह वर्क करेगा, तो उनकी नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 127 कहता है तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। अब 128 कहता है उच्चतम न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय की बैठक होती है उसमें जो पहले जज रह चुके हैं, वो पदच्युत हो चुके हैं, उनका जो डिसीजन होता है या फिर उनको बैठने की अनुमति जो है दी गई है यहाँ पे। अनुच्छेद 129 का कहता है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि मान लीजिए कोई केस आता है क्राइम से रिलेटेड या हत्या से रिलेटेड, तो उसमें क्या होता है कि देखा जाता है कि जो पहले के डिसीजन दिए गए हैं तो उसमें कैसे प्रावधान थे, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है जो नए केस आते हैं उसका डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सर्वोच्च न्यायालय क्या हो जाता है, एक अभिलेख न्यायालय होते हैं, उसके जो केस होते हैं पहले से जो है रखे जाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 130 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 131 कहता है सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 132 कहता है संवैधानिक मामले, ठीक है, संवैधानिक मामले। अनुच्छेद 133 कहता है सिविल और दीवानी मामलों की बात की गई है। अनुच्छेद 134 में फौजदारी मामलों की बात की गई है। अनुच्छेद 136 कहता है विशेष या जनहित के मामले। यहाँ पे ऐसा है ना कि कोई गरीब को भी जो है न्याय मिल सके। कोई गरीब अगर व्यक्ति है वो अपना खुद नहीं जा सकता न्यायालय, तो उसके पक्ष में जो है कोई भी व्यक्ति जो है उसका केस लेके जो है न्यायालय में जा सकता है। तो जो न्यायालय होती है वह सक्रिय भूमिका निभा रही है, ठीक है। तो यही इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 137 137 कहता है निर्णय आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वलोकन, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अपने डिसीजन पर एक बार पुनः विचार कर सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा डिसीजन लेता है जो उनको लगता है कि हाँ गलत है या फिर कुछ भी, तो उस पर क्या है एक बार पुनः विचार कौन कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है अपने डिसीजन पर 137 के तहत। अनुच्छेद 138 कहता है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि की बात की गई है। अनुच्छेद जो है 139 में कहा गया है कि कुछ रिट निकालने की शक्तियाँ उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त की गई है, ठीक है। यहाँ पे रिट निकाल सकता है। अनुच्छेद 140 क्या कहता है उच्चतम न्यायालय के आनुपातिक शक्तियाँ, यानी कि उनको जो है काफ़ी जो है शक्तियाँ प्रदान की गई है, उसकी शक्तियों के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 141 कहता है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों में आबद्ध होगा, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन होते हैं वो सभी जो हाई कोर्ट होते हैं, सभी जो नीचे के न्यायालय है उस पर जो है आबद्ध होगा, पाबंद होगा, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और है कि जो मर्डर के केस है वो मान लीजिए कोई जिला न्यायालय में आ गया, ठीक है, जिला न्यायालय में कोई ऐसा केस आ गया जो उसके अधिकारिता क्षेत्र में नहीं आता है, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है उस केस को अपने पास मंगा के उसका पुनर्वलोकन करता है, उस पर डिसीजन देता है। अब अनुच्छेद 142 क्या कहता है सर्वोच्च न्यायालय की डिग्रियां आदेशों का प्रकटीकरण के बारे में, उनकी जो डिग्री जो उनके आदेश है उसको प्रकट करने की बात यहाँ पे की गई है। अनुच्छेद 143 क्या कहता है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि कोई भी टॉपिक पे राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जो है परामर्श ले सकता है। अब उस परामर्श को मानना ना मानना राष्ट्रपति की इच्छा पे निर्भर करता है, वो राष्ट्रपति जो है बाध्य नहीं है। अब आता है सिविल न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना, ठीक है। यहाँ पे जो सिविल प्राधिकारियों द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में क्या करते हैं कार्य करते हैं। अनुच्छेद 145 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के नियम आदि। अनुच्छेद 146 में कहा गया है उच्चतम न्यायालय के अधिकारिक सेवक और व्यय
अनुच्छेद 147 में कहा गया निर्वचन की बात की गई है। 149 अनुच्छेद में कहा गया नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि जो लेखाओं की जांच करते हैं उनके बारे में बात की गई। अनुच्छेद 150 में कहा गया संघ और राज्यों की लेखाओं का प्रारूप। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।